तो सभी का स्वागत है आज के एक नए सीरीज़ में। आज से हम लोग शुरू करेंगे जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जीएफआर में एक बदलाव ये आया है कि एक अपडेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट्स पिछले 1-2 साल में 2017 से लेकर अभी तक जीएफआर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो एक नया कंसोलिडेटेड न्यू अपडेटेड जीएफआर आ चुका है। आप देख सकते हो कि जीएफआर, और ये अपडेटेड है टिल 31 जुलाई 2024। तो इसमें हम लोग अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं रूल बाय रूल कंपेयर करूँगा कि दोनों जीएफआर्स में क्या अंतर है, और इसके साथ ही मैं रूल बाय रूल बताता भी चलूँगा कि जीएफआर के रूल्स का मतलब क्या। तो इन शॉर्ट हम लोग जीएफआर के बारे में थोड़ी डीपली जानेंगे। तो आज मैं देख रहा हूँ चैप्टर 1, जिसमें जीएफआर का इंट्रोडक्शन है। अगर देखा जाए तो टोटल जीएफआर में 9 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 1 में अगर आज हम लोग देखें तो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में लगभग 6 रूल्स आ जाते हैं, जिसमें उनके डिस्क्रिप्शन, जीएफआर का डिस्क्रिप्शंस, उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स के डिफिनीशन, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 देखिए, तो रूल नंबर 1 क्या बताता है। रूल नंबर 1 की हेडिंग है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो दिस सेज इज़ कि ये एक जीएफआर का ये एक शॉर्ट में जो टाइटल है और जीएफआर की शुरुआत कैसे होगी, अब किस तरीके से हम लोग जीएफआर को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, उसका एक ब्रीफ में ये एक रूल है। तो रूल नंबर 1 जैसे यहाँ कहता है शॉर्ट टाइटल एंड, आपको भी दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है, चलिए दिख नहीं भी पा रहा होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो रूल नंबर 1 सेज इज these rule may be called GFR 2017 and they shall come into force at once and shall be applicable to all central government, ministries, departments, attached subordinate bodies. The provision contains in GFRs are deemed to be applicable to autonomous bodies except to the extent the bylaws of the autonomous body provides for separate financial rules which have been approved by the government. तो इन शॉर्ट देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो रूल हम जो पढ़ने वाले हैं जीएफआर, तो इसे जीएफआर 2017 बोलते हैं। और ये एट वंस जब भी ये बाहर नोटिफिकेशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश होता है, तभी से ये इफ़ेक्टिव हो जाते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं, यूनिट्स हैं, उन सब में एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर एक मेन लाइन ये भी ऐड हुआ है कि ये उन ऑटोनोमस बॉडीज़ में भी लागू होता है जहाँ पर कोई उनके खुद के बायलॉज ये ना बता रहे हों कि इसके लिए एडिशनल रूल्स हैं। जैसे कि अगर बायलॉज में लिखा ही हुआ है कि हम जीएफआर हमारे पर लागू नहीं हो सकता, या कुछ पॉइंट जीएफआर के लागू नहीं हो सकते हैं, तभी ऑटोनोमस बॉडीज़ को जीएफआर से छूट मिलेगी। नहीं तो इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द ऑटोनोमस बॉडीज़ इफ़ द बायलॉज अलाउस। अगर बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि जीएफआर के कुछ रूल्स उन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो जीएफआर के रूल्स उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में डिफिनेशंस के बारे में है। जैसे फर्स्ट है अकाउंट ऑफिसर किसको बोलते हैं। तो अकाउंट ऑफिसर मीन्स द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स और द हेड ऑफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट ऑफिसर क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक बंदे को हेड ऑफ द अकाउंट्स रखा जाता है, वो ऑफिस का हेड अकाउंट्स ऑफिस का हेड होता है, ठीक है। या पे एंड अकाउंट ऑफिसर का भी उसे हेड बनाया जाता है। मीन्स ऐसा ऑफिसर जो पेमेंट के लिए और पेमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो, उसे उस सीनियर पर्सन को अकाउंट ऑफिसर बनाया जाता है। दूसरा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की मीनिंग बताई गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी बाय वॉट एवर नेम बी डेजिग्नेटेड। एक एडमिनिस्ट्रेटर एक नया नाम है। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर्स होते हैं,
तो कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो मीनवाइल वहाँ पर एक बंदे को रख दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो यूनियन टेरिटरी में होते हैं और उनका नाम बदल बदल कर रखा जाता है, इसीलिए यहाँ जीएफआर में लिखा हुआ है कि वो जिस नाम से भी वो कहलाते होंगे, बट वो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब उस व्यक्ति को ही कहा जाएगा। वो यूनियन टेरिटरी में एक ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, जो सीएम के जगह पर, या अगर मैनेजमेंट वहाँ नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, तो कोई एक बंदा रखा जाता है जो पूरे यूनियन टेरिटरी को चलाता है उसके लिए। जैसे हम जेएनके की बात करें, अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर, अभी वहाँ पर कोई सीएम वगैरह है नहीं, तो वहाँ पर एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो काम कर रहा है। अब तीसरा है अप्रोप्रिएशन। ये हमें जानने की वैसी ज़रूरत नहीं है। फोर्थ आता है ऑडिट ऑफिसर, यानी वो हेड ऑफ़ द ऑफिस ऑफ ऑडिट। अगर कोई ऑफिस में ऑडिट होती है तो उसका जो हेड होता है वो होता है। पांचवा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसको कोई पावर दी गई हो, जैसे किसी की छुट्टी पास करने के लिए किसी को पावर दी जाती है तो ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लीव, है ना। किसी पैसे खर्चे करने के लिए जैसे डायरेक्टर होते हैं, डिपार्टमेंट्स में हेड होते हैं, डायरेक्टर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उन सब कामों के लिए जिनके लिए उनको रखा गया है, तो वो हो जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर एनी ऑफ दीज रूल्स द प्रेसिडेंट और सच अदर अथॉरिटी टू विच पावर इज डेलीगेटेड बाय अंडर दीज रूल्स, डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स और एनी अदर जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे तो मेन जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, बट क्योंकि अब प्रेसिडेंट हर फाइल को साइन नहीं करेंगे, हर डिसीजन तो वो ले नहीं पाएंगे, तो अंडर डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स कुछ कुछ ऑफिसर्स को सेक्रेटरी लेवल पर, अंडर सेक्रेटरी लेवल पर, यूनिट लेवल पर कुछ ऑफिसर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है कि आप प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये अथॉरिटी है आपको कि आप ये फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करने के लिए आप एलिजिबल है, सो यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। छठा जो डेफिनेशन बताया गया है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, वो हैं। सातवां एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सातवां में डेफिनेशन दिया है कंसोलिडेटेड फंड। तो ये मैं आगे बताऊंगा, ये हमारे तीन तरीके के जो फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड सॉरी, और पब्लिक अकाउंट्स, ये तीनों के बारे में बताएंगे। बस अभी आप एक शॉर्ट में ये जान लो कि जो कंसोलिडेटेड फंड का मतलब बताया गया है कि हमारे आर्टिकल 266(1), जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 266(1), उसमें कंसोलिडेटेड फंड का डिफिनेशन दिया गया है। आप जान लीजिए ये किस तरीके का फ़ंड है, जिससे हमारी सैलरीज़ वगैरह आती है, जो भी स्टाफ को सैलरी दी जाती है, अभी जीएफआर तक में की सीमा में बता रहा हूँ कि जो भी सरकार को खर्च करना होता है वो कंसोलिडेटेड फंड में ही वो पैसा रखा जाता है। ठीक है। फिर 8वां नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन। तो एवरीवन इज़ अवेयर विथ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 9वां नंबर पे है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड फिर देखिए आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस कंटीजेंसी फंड। ये देखिए आर्टिकल्स नाम याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एआर की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो आर्टिकल्स हैं वो याद होने ज़रूरी हैं। तो जैसे हमने जाना कि जो कंसोलिडेटेड फंड है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जो कंटीजेंसी फंड है दैट उसको बनाया गया था कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तर्ज पे, मतलब उसके द्वारा बनाया गया था, और ये आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले डेफिनेशन में। भाई अगला डेफिनेशन है कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये कौन सा ऑफिसर है? तो कंट्रोलिंग ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर इंटरेस्टेड बाय a department of the central government with the responsibility of controlling the incurring of expenditure or collection of revenues. The term shall include head of the department and also an administrator. देखिए कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या है? कंट्रोलिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट का वो बंदा होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पैसे खर्च करने के लिए और जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए।
तो ये वो बंदे होते हैं। तो इसमें हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं और किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेटर भी आ सकता है। अब 11वें नंबर पे है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी मीनिंग सबको पता है, ठीक है। सो इट मीन्स कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सेक्रेटरीट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के पहले शेड्यूल में जिसका नाम दिया गया है, तो वो सारे कहलाते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपने अगर CSMOP पढ़ा हो, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, तो उसमें आप ये सब जान पाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का TOR, तो इसका वहाँ पे अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है। 11वां नंबर पे है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। वो ऑफिस का वो हेड कोई गेजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है जो कि पे करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। ये भी आगे बताएंगे। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ये NPS में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13 में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबको पता है। 14 में आता है फाइनेंशियल ईयर, ये सबको पता है। स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April of every year and ends on 31st of March every year। 15 में गवर्नमेंट का डिफिनेशन दिया है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। 16 में दिया है गवर्नमेंट अकाउंट्स, जिसमें वो 3 अकाउंट्स आ जाते हैं, मैंने बताया था। उसका डिफिनेशन होता है द अकाउंट्स रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। फिर 17 में आता है यहाँ पर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट क्या होता है? एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल से नीचे की नहीं होती है, उससे वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है और जो भी इस्टेब्लिशमेंट पर्पसेस होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, वो उनको दी जाती है। हेड ऑफ़ द ऑफिस क्या होता है? एक गैजेटेड ऑफिसर होता है जिसको रोल डेलीगेट की जाती है एज़ पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, और भी कोई अथॉरिटी है तो वो दी जाती है। 19th में आता है लोकल बॉडी। ये लोकल बॉडी हमें जानना ज़रूरी नहीं है, लोकल फंड हमें जानना ज़रूरी नहीं है, बस जानना है कि ये ट्रेजरी रूल्स के रूल 652 में आता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, वो एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग को छोड़कर होते हैं, जो बार बार होते नहीं हैं, एक बार ही होता है, दे आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। फिर 22 में देखिए प्रेसिडेंट की डिफिनेशन दी हुई है। 23 में प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये हमें जानना नहीं है। 24 में है पब्लिक अकाउंट्स का डिफिनेशन। फिर इनका आर्टिकल याद रख लीजिए, 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 266(1) आता है कंसोलिडेटेड फंड, 266(2) आता है पब्लिक अकाउंट्स और 267(1) आता है कंटीजेंसी फंड। फिर क्या है? पब्लिक वर्क्स, कोई भी सिविल वर्क, पब्लिक सर्विस का कोई भी काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रिपेयर कराना, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना, ये सब पब्लिक वर्क्स के अंदर आते हैं। 26 रीअप्रोप्रिएशन, जानने की ज़रूरत नहीं है। 27 में है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वो चीज़ जो हम लोगों को कुछ समय के अंतराल में रिपीट करना होता है, वो होता है। रिज़र्व बैंक का डिफिनेशन बताया, तो रिज़र्व बैंक मीन्स दैट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसे बोलते हैं? तो इट मीन्स अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके नीचे जो काम करते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। ट्रेजरी रूल्स किसे बोलते हैं? ट्रेजरी रूल्स वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी रूल्स होता है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी रूल की जाती है, उसे ट्रेजरी रूल्स बोलते हैं। 31 इस थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, कैपेक्स मॉडल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पर जो चीज़ें खरीदी या जो कंपनी बनाई जाती है, वो 2 तरीके की मॉडल पे बनती है। एक होती है कैपेक्स मॉडल, जो कि यहाँ पे 31 पे दिया है, और एक होता है ओपेक्स मॉडल। कैपेक्स मॉडल क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो कंपनी सेट कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट कंपनी सेट कर रही है, ऑफिस सेट कर रही है, तो उसमें जो भी कैपिटल आइटम्स है, जैसे मशीनरी वगैरह जो भी ज़रूरत होती है, वो क्या करता है? वो जो जो ऑनर होता है, वो खुद ही सारी चीज़ें खरीदता है, सारी मशीन्स खरीदता है, फिर उसकी AMC भी के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कल को वो मशीन ख़राब हो जाती है तो उसे खुद ही ठीक कराना होता है। सारा ओनस किस पे होता है? ऑनर पे होता है। ओपेक्स मॉडल पे क्या होता है कि हम एक कंपनी को हायर करते हैं, वो क्या करता है? हमें सारी फंक्शनरीज देता है, सारे सामान देता है, वो उसमें जो भी यूज़ होने वाली कंज्यूमेबल्स है वो भी हमें देता है,
प्रॉपर मेंटेनेंस भी जो होनी होती है वो सब करा कर देता है, और जब उस मशीन का काम ख़त्म हो जाता है वो मशीन लेकर चला भी जाता है। उसके एवज़ में हम उन्हें कुछ कुछ पार्ट में सर्विस फ़ी हम उसे देते रहते हैं, तो वो होता है ओपेक्स, ऑपरेशनल मॉडल। तो ये दो मॉडल याद रखिएगा, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और ओपेक्स ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है, सिर्फ आप ऑपरेशन करते हो, आप किसी चीज़ को खरीदने नहीं जाते हो, कैपिटल नहीं बनाते हो आप, ठीक है, वो किसी और का काम होता है, ठीक है। अब लास्ट के जो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम लोग रैप अप करते हैं। तो ये तो हमने देखा फर्स्ट रूल में जीएफआर का टाइटल हो गया, सेकंड रूल में ये पूरे डेफिनेशंस हो गए। थर्ड में क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। ये बोलता है कि कोई भी मैटर अगर ऐसा है जिसमें एक से दो डिपार्टमेंट मतलब उसके डिसीजन से एक या दो, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर कोई एक घर भी बनना है, कोई एक बिल्डिंग भी बननी है, या ओवर रेलवे का काम चल रहा है और वहाँ पर ऑलरेडी एक ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड वाले हाईवेज भी आ गई और रेलवे मिनिस्ट्री भी आ गई, तो कोई एक ऐसा डिसीजन हो रहा है जिससे ये दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा डिसीजन होने से पहले आपको क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट है उनसे आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तभी आप उस डिसीजन में आगे बढ़ सकते हो। रूल 4 में क्या बोलता है, डिपार्टमेंटल रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऑल डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस सो फॉर ऑर्डर्स फाइनेंशियल हैव इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मस्ट इनवेरिएबली मेड विद अप्रूवल। हाँ, बोला जा रहा है कि आप कोई भी डिपार्टमेंटल अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं या कोई भी खर्चा, ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ आप करते जा रहे हैं, कोई भी नया चीज़ आ रहा है और आप खर्चा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना होगा, तभी आप एक्सपेंडिचर या उसका जो रेगुलेशन है वो कर सकते हैं। रूल 5 क्या था, रिमूवल ऑफ डाउट्स। बोलता है कि अगर जीएफआर के रूल्स को रिलेटेड में आपको कोई भी डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रही है, कोई रूल समझ में नहीं आ रही है, उसका एक्सेप्शन जानना है, उसको यूज़ करने का तरीका जान रहा है, तो हर चीज़ के लिए आपको या कोई बदलाव करना है, कुछ भी करना है, तो जो भी मैटर है ये सारे मैटर रिफ़र होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसीजन मेकिंग के लिए, कि इनका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, हम लोग इस दुविधा में फंस गए, इसका डिसीजन क्या होगा, तो ये सारे रिक्वेस्ट जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो रूल 5 होता है रिमूव। रूल 6 में क्या होता है, मॉडिफिकेशन की बात की गई है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन, मान लीजिए कोई जीएफआर के ऐसे रूल्स है जो किसी संस्था पे लागू कर पाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो उसमें कुछ छूट चाहते हैं, है ना, तो वो मॉडिफिकेशन के रूल्स यहाँ रूल नंबर 6 में दिए हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो देखते रहेगी, कुछ जैसे जैसे उनके पास क्यूरीज क्वेश्चंस वगैरह आते रहेंगे, तो वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, जीएफआर को अपडेट करते रहेगी। दूसरा क्या बता रहा है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा है जो आपको लगता है कि मॉडिफाई करना है, आपको मुश्किल हो रही है इस पे काम करने के लिए, तो आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज सकते हो अप्रूवल के लिए। उसके बाद ही आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, छूट दी जाएगी या कोई नेसेसरी बदलाव किया जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा 1-to-1 टॉक हो जाए। ये इतना मेरी वीडियो थोड़ी अब लंबी ही आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से बताया जाए इन सब चीज़ों को। तो आज हमने जीएफआर का चैप्टर नंबर 1 देख लिया, इंट्रोडक्शन, जिसमें रूल 1 से लेकर 6 तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएफआर का चैप्टर नंबर 2, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वापस आइएगा ज़रूर, ठीक है, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।